कुछ मिनट्स तक सन्नी का मूड काफी डार्क था, पर फिर उसने खुद को इसे बाहर खींचा और डीपली इनहेल किया, फ्रेश एयर का मजा लेने की कोशिश में। सच में ऐसी एयर रियल वर्ल्ड में मिलना मुश्किल था। माइक्रो डस्ट और दूसरे पोल्यूटेंट्स उससे रफ और अनप्लेजेंट बनते थे। आउटस्कर्ट्स के जनरल स्टेंच का तो जिक्र ही नहीं। सिटी के बेटर पार्ट्स में सोफिस्टिकेटेड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स काम करते थे। पार फिल्ट्रेटेड एयर स्टेराइल और स्टैग्नेंट टेस्ट करती थी। सिर्फ बहुत रिच लॉग ऑन के पास हाई ट्रूली प्लेजेंट ब्रीदिंग का एक्सेस था, और यहाँ था वो अनलिमिटेड प्रिस्टीन डिलिशियस एयर का मजा ले रहा था, जैसे कोई सेकंड जनरेशन चेबोल। सच में स्पेल से चोजन होना के अपने बेनिफिट्स है। काश ये ड्रेडफुल कोल्ड ना होता, उसके पैर दर्द ना करते और उसकी रिस्ट्स और बैक अगोनी में ना होते। स्लेव कैरावान धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ता रहा और ज्यादा से ज्यादा स्लेव्स स्टंबल करते और कभी कभी जमीन पर गिर जाते। 2-3 बार जो लोग अब चल नहीं सकते थे, उन्हें चेन से निकालकर सड़क से नीचे लेफ्ट में लूम करते अबिस में अनसेरेमोनियसली टॉस कर दिया गया। सन्नी ने उन्हें गिरते हुए थोड़ी सी कंपैशन के साथ देखा। बेचारे, रेस्ट इन पीस तुम्हारी पिटिफुल सोल्स। ओवरऑल उसका मूड काफी अच्छा था। ये नाइटमेयर के इस डिजास्टर में अच्छा फील करना थोड़ा अजीब था, और थैंकफुली सन्नी के पास इस इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर करने का टाइम था। जब स्पेल के सिम्टम्स पहली बार दिखे, उसने ये अच्छे से हैंडल नहीं किया। 17 साल होने से पहले मरना ऐसा कुछ नहीं था जो कोई इजीली कोप कर सके, पर आखिर में सन्नी को इसके साथ टर्म्स में आने में बस कुछ दिन लगे। अपने पेरेंट्स के मेकशिफ्ट रेस्टिंग प्लेस पर विजिट करने के बाद, खैर एक्चुअली जबकि वो इतना पुअर था कि रिमेम्बरेंस फैसिलिटी का चीपेस्ट स्लॉट भी अफोर्ड नहीं कर सका, तो बस एक पुराने ट्री पर कार्व्ड 2 लाइन्स थी और उसने अपने लिए तीसरी लाइन ऐड की। सन्नी अचानक रिलैक्स्ड और केयर फ्री हो गया। आखिर अब उससे पैसे कमाने, खाना ढूंढने, अपनी प्रोटेक्शन करने या फ्यूचर के प्लानिंग की चिंता नहीं थी। जब वर्स्ट चीज जो हो सकती थी ऑलरेडी हो चुकी हो, तो और क्या डरना था। तो स्लेव बनकर धीरे धीरे ठंड में मरना इतना बड़ा शॉक नहीं था। वैसे भी उससे पता था कि ठंड उसको नहीं मरेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी देख लिया था कि कैरावान का क्या फेट था पहाड़ के ऊपर। जमीन पर बिखरे बोन्स का पिक्चर अभी भी उसके दिमाग में फ्रेश था। मोस्ट लाइकली एक पैक ऑफ मॉन्स्टर्स हाई कैरावान को खत्म करने वाला था, और उसके हिसाब से ये अटैक दिनों में नहीं बल्कि कुछ घंटों में होने वाला था। तो उसके पास अभी भी चांस था। इस अपॉर्चुनिटी का उसे करते हुए सन्नी ने डिसाइड किया कि अपना स्टेटस एक बार फिर चेक करे और रून्स को समन किया। लास्ट टाइम वो एस्पेक्ट से इतना आउटरेज्ड था कि उसने एट्रीब्यूट्स को अच्छे से नहीं देखा। एस्पेक्ट जितना इम्पोर्टेंट नहीं था, पर एट्रीब्यूट्स अक्सर लाइफ और डेथ के बीच डिसाइडिंग फैक्टर होते थे। वो किसी के नेचुरल ट्रेट्स और एफिनिटीज को रिप्रेजेंट करते थे, कभी कभी तो पैसिव एबिलिटीज और इफेक्ट्स भी देते थे। फेटेड एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, फेट के धागे तुझ पर टाइटली लपेटे हुए हैं। अनलाइकली इवेंट्स, गुड और बैड दोनों तेरी प्रेजेंस से अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, कुछ कर्स्ड, पर रेयरली दोनों। मार्क ऑफ डिविनिटी एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, तुझ में एक फेंट डिविनिटी की खुशबू है, जैसे किसी ने बहुत पहले एक बार तुझे ब्रीफली टच किया हो। चाइल्ड ऑफ शैडोज एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, शैडोज तुझे अपना एक हिस्सा मानते हैं। हम इंटरेस्टिंग। सन्नी जल्दी से पहला एट्रीब्यूट फेटेड को अपनी प्रेडिकामेंट का मेन कल्प्रिट समझ गया। पहली नजर में ये लगता था जैसे वो किसी सर्टन फेट के लिए डेस्टिन्ड है, जैसे मिजरेबली मरना और बिना ट्रेस के वैनिश हो जाना। और डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद
उसने रियलाइज किया कि फेटेड होन का मतलब बस ये था कि जब वो आसपास होता है तो इम्प्रॉबेबल चीजीन होन का चांस ज्यादा होता है। गैस यही वजह है कि मुझे सुपर रेयर यूजलेस एस्पेक्ट्स में से एक मिला, और वो भी इसका वियर्ड वेरिएंट। अगर फेटेड उसका इन्नेट एट्रीब्यूट था तो दूसरे डू टेम्पल स्लेव एस्पेक्ट से आए थे। मार्क ऑफ डिविनिटी ज्यादा या कम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसे ड्रीम रियर्न के कुछ सेक्रेड प्लेसेस में पैसेज मिलना चाहिए था और कई तरह के सोर्सरी को एनहांस करना चाहिए था, जबकि यहाँ कोई सेक्रेड प्लेसेस दिख नहीं रहे थे और सन्नी का एस्पेक्ट सोर्सरी से रिलेटेड नहीं था, तो ये भी यूजलेस था। चाइल्ड ऑफ शैडोज थोड़ा स्ट्रेंजर था। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था और कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या करता है, जब तक सूरज पहाड़ के पीछे नहीं छुपा और आसमां डार्क होना शुरू नहीं हुआ। सन्नी को सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि वो अंधेरे में परफेक्टली देख सकता था, जैसे अभी भी दिन जैसा ब्राइट हो। ये एबिलिटी अकेले में ही कुछ बड़ी चीज थी और ये पॉसिबल था कि शैडोज उसको और भी कुछ अननोन गिफ्ट्स देंगे। आखिर में कुछ तो अच्छा मिला। सोचता हूँ क्या। कैरावान रोको, कैंप के लिए तैयार हो। हेड सोल्जर के ऑर्डर के बाद स्लेव्स रुक गए और जमीन पर गिर पड़े, कांपते हुए और एग्जॉस्टेड। छोटा सा क्लियरिंग जहां सड़क वाइड होती थी, एक प्रोट्रेडिंग रॉक मास से थोड़ी वाइन से प्रोटेक्टेड था, पर फिर भी रेस्ट करने के लिए काफी ठंडा था। सोल्जर्स स्लेव्स को एक टाइट सर्कल में हर्ड करने में बिजी हो गए, उन्हें वार्मथ शेयर करने के लिए फोर्स करते हुए, और कैंप के सेंटर में एक बड़ा बॉनफायर जलाया, पर इससे पहले उन्होंने अपने हॉर्सेस का ख्याल रखा। हैवी वेगन जो फूड, वाटर और दूसरा कार्गो कैरी कर रहा था, जिसमें मेन चेन फर्मली एफिक्स्ड थी, उससे वाइंड ब्लॉक करने के लिए आगे पुश किया गया। चारों तरफ देखते हुए सन्नी ने नोटिस किया कि पहले वाला यंग सोल्जर पहाड़ को एक कॉम्प्लिकेटेड लुक के साथ देख रहा था। क्या वियर्डो है। जल्दी ही बॉनफायर ब्लेस कर रहा था। स्ट्रॉन्गर स्लेव्स फायर के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वीकर वंस जैसे सन्नी सर्कल के आउटर एंड पार बैठने के लिए फोर्स किए गए, जहां उनकी पीठ ठंड में फ्रीज हो रही थी। ऑफ कोर्स कोई भी मूवमेंट चेन से शैकल्ड होने की वजह से एनकम्बर्ड था, इसलिए वो फेमिलियर ब्रॉड शोल्डर्ड स्लेव वही रह गया जहां से शुरू किया था, डिस्पाइट फ्लेम के पास जाती कोशिश के। डैम इंपेरियल्स, उसने हिस किया, क्लियरली इरिटेटेड। सोल्जर्स स्लेव्स के बीच में चल रहे थे, उन्हें वाटर और फूड दे रहे थे। सन्नी को बाकी सबकी तरह थोड़ी सी आइसी वाटर के सिप्स और एक छोटा सा रॉक हार्ड मोल्डी ब्रेड का पीस मिला। उसके अनएपेटाइजिंग लुक के बावजूद उसने खुद को पूरा खाने के लिए फोर्स किया, पर फिर भी उतना ही भूखा रहा जितना पहले था। लुक्स से वो अकेला नहीं था। जो शिफ्टी स्लेव उसके पीछे चल रहा था, उसने एंग्विश में चारों तरफ देखा। सब गॉड्स की कसम, डंजियन में भी मुझे इसे बेहतर खाना देते थे। उसने जमीन पर थूका, डेस्परेट। और डंजियन में हम में से ज्यादातर इनोसेंट लॉग भी गैलोस का वेट कर रहे थे। कुछ स्टेप्स दूर, जहां पेव्ड रोड खत्म होती थी और शार्प रॉक्स शुरू होते थे, ब्राइट रेड बेरीज का एक स्कैटरिंग बार्फ में से उग रहा था। सनी ने इन्हें पहले भी नोटिस किया था, सड़क के साथ यहाँ वहाँ क्लस्टर में, और नोट किया था कि ये रेसिलिएंट चीजीन व्हाइट के अगेंस्ट कितनी प्रिटी लग रही थी। शिफ्टी स्लेव की आंखें चमक उठी जब वो ऑल फोर्स पार बेरीज की तरफ क्रॉल करने लगा। मैं तुझे एडवाइस करूंगा कि इन्हें मत खा दोस्त। ये फिर से जेंटल वॉइस्ड स्लेव था। सन्नी ने मुड़कर उसको पहली बार फ्लैश में देखा। ये एक टॉल आदमी था, 40s में, लीन और स्ट्रेंजली हैंडसम, एक स्कॉलर के डिग्निफाइड लुक के साथ। ऐसा आदमी स्लेव कैसे बन गया, ये एक मिस्ट्री थी, पर वो यहाँ था। तू और तेरा एडवाइस।
क्या? क्यों? स्कॉलर ने अपोलोजेटिकली स्माइल की। ये बेरीज ब्लड बेन कहलती है। ये वहां उगती है जहां ह्यूमन ब्लड स्पिल हुआ हो, इसलिए स्लेव ट्रेड राउट्स के साथ इनकी हमेशा भारी तड़ाद होती है। तो क्या? ओल्डर मैन ने साय की। ब्लड बेन पॉइजनस है। कुछ बेरीज हाई एक अडल्ट आदमी को मारने के लिए काफी है। कर्सेस। शिफ्टी स्लेव पीछे हटा और स्कॉलर को घूरा। सन्नी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चारों तरफ देखते हुए उसने आखिर में कैंप के साइट को रिकॉग्नाइज किया, वही जगह जहां नाइटमेयर के स्टार्ट में उसकी विजन में स्लेव्स के बोन्स बार्फ के नीचे बेरीड द। और वो बेट लगा सकता था कि जो भी चीज ने उन सबको मारा था वो जल्दी हाई होने वाला था। जैसे उसके थॉट्स का जवाब देने के लिए ऊपर से एक थंडरिंग नॉइज गूंजा और अगले सेकंड में कुछ मैसिव चीज आसमां से क्रैश करके आई।